आजकल के दौर में हर बंदा किसी ना किसी लोन या फिर ईएमआई के ट्रैप में फंसा हुआ है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना अब मुश्किल होता जा रहा है? किसी ना किसी तरीके से आपकी जो सैलरी आती है, वो बहुत सारी ईएमआईज़ के अंदर जो है वो खर्च हो जाती है और महीने के आखिर में आपके पास लोन लेने के अलावा और कोई चारा नहीं लेता और आप पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन लेते जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। देखिए, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लोन ट्रैप के बारे में है। लोन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिस पर लाखों लोग बिना कुछ सोचे समझे फंसे जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आज के ज़माने में लोन लेना पुराने ज़माने से काफ़ी आसान हो गया है। आपको आपके जो दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं या ऑफिस वाले हैं, शायद वो तो पहले भी लोन देते थे, अब भी लोन देने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसे कुछ फिनटेक बैंक्स आ गए हैं जो कि आपको काफ़ी ईज़िली लोन्स दे देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आ गया है जो कि आपको ये कहता है कि आओ अपनी इस्तेताअत से ज़्यादा या अपनी परचेजिंग पावर से ज़्यादा कुछ चीज़ों को खरीदो और फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता करके बहुत ही एब्सोल्यूट तरीके से या बहुत ही मिनिमल तरीके से वापसी कर देना। बहुत कम पैसों में बहुत कम चार्जेस के साथ मुझे वापसी कर देना। और इस तरीके के छोटे-मोटे ट्रैप्स के चलते हुए एक आम आदमी जो है अपनी जो बाइंग पावर है उससे कहीं ज़्यादा की जो है वो परचेज़ेस कर लेता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो एक डेट ट्रैप में या लोन ट्रैप में फँस जाता है। और अगर हम परचेज़ेस को हटा के भी बात करें तो शायद कुछ ऐसी इमरजेंसी भी आ सकती है जिसके चलते हुए आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, लोन 2 तरीके के होते हैं। पहला लोन ऐसा होता है जिसमें आपने अपने लेंडर को सिर्फ़ प्रिंसिपल अमाउंट वापसी करनी होती है और दूसरा लोन ऐसा होता है जिसमें आपने प्रिंसिपल अमाउंट तो वापसी करनी ही है, बट यू हैव टू आल्सो पे द इंटरेस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट। यानी आपने जो पैसे उधार लिए हैं, उस पैसे के ऊपर आपने सूद या फिर इंटरेस्ट भी अपने लेंडर को वापसी करना है। और नॉर्मली ये जो बैंक्स होती हैं या फिनटेक कंपनीज़ होती हैं, ये लैंडिंग ऐप्स होती हैं या क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ होती हैं, ये आपको इसी तरीके का लोन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको लोन लेना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन लोन चुकाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक ऐसा पॉइंट भी आ जाता है, जब आपके लिए हर नए लोन के लिए हर पुराने लोन को चुकाने के लिए आपको नया लोन लेना पड़ता है। ये जो डेट ट्रैप है, इसके अंदर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग ज़्यादातर फँस जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने अपना फ़ोकस रखा है, इंडिया और पाकिस्तान को रखा है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन आज यूथ की वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पर डिजिटल पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अगर हम बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से बात करें, जैसे पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया या इस रीजन की दूसरी कंट्रीज़ हो गई, वहाँ के लोगों के पास डिजिटल पेमेंट्स का प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है और वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज के अंदर मौजूद है। उनकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर जून 2024 तक तकरीबन जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ बाकी रह गए थे, वो तकरीबन 2.7 लाख करोड़ बाकी रह गए थे। इसके साथ-साथ जो पर्सनल लोन्स की कैटेगरी है, इसके अंदर उन लोगों ने जिन्होंने 90 से लेके 180 दिन तक जो पर्सनल लोन्स लिए हैं, इसकी जो शरह है, वो भी 3.3% तक बढ़ गई है और ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और ये सब तब हो रहा है, जब तकरीबन 60% या 70% इंडियन पॉपुलेशन के पास इमरजेंसी फंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एसआईपीज़ की अगर हम डेटाज़ को देखते हैं, वो भी डेटा ये शो करता है कि एसआईपी भी एक ट्रेंडिंग डिक्लाइन के अंदर मौजूद है। और इन सब के साथ-साथ ये जो लोन ट्रैप है या डेट ट्रैप है, ये बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर डिजिटलाइज़ेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिनटेक अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेशली हम गाँव देहात की बात करें, तो वहाँ पर आपको ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या इन तरीके से जो नया पे, सादा पे, जो फिनटेक के अंदर एक बूम सा क्रिएट हुआ है, उनसे लोगों के पास ये सहूलत भी बहुत ज़्यादा मौजूद हो गई है। और इसी के चलते हुए अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है, स्टेट बैंक के मुताबिक ये जो इसकी परसेंटेज है, ये 8.4% तक पहुँच गई है और पिछले सालों में ये तकरीबन 7 या साढ़े 7% हुआ करती थी। इसके साथ-साथ एक और बड़ी तादाद, क्योंकि यहाँ पर भी यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उन यूथ के अंदर भी क्रेडिट कार्ड का यूसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो परसेंटेज 1% के अंदर हुआ करती थी, वो आज बढ़ के तकरीबन 3% हो गई है। और एज़ पर द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, ये जो परसेंटेज है, ये हर साल 20% ऑन एग्रीगेट ग्रो करेगी। मतलब काफ़ी कम टाइम के अंदर हम बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। उसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, वो अब इन चीज़ों के लिए एक्टिव हो गई है। उनको ये जो चीज़ें हैं, ये एक लाइफ़स्टाइल का पार्ट ये लोग लाइफ़स्टाइल का पार्ट समझ गए हैं और इनके लिए ये हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब देखिए, यहाँ में बेसिकली मैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ईएमआई से चीज़ें लेने के अगेंस्ट हूँ। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि आप बगैर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को जाने हुए, बगैर अपनी बाइंग पावर को समझे हुए, बगैर कुछ बजटिंग करे हुए, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के झांसों में आ जाते हैं और कोई सस्ते आइटम के तहत या ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स के
जो आपके साथ गिमिक्स किए जाते हैं, उनके चलते हुए आप कोई आइटम परचेज़ कर लेते हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि क्या आपको इस आइटम की ज़रूरत है, नहीं है, मार्केट में इसका कोई कैश का अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है, नहीं है, आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे और आप जब अपना खुद का बजट भी करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, जैसे आप इन चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं, ये मोस्टली एक लाइफ़स्टाइल परचेज़ेज़ हैं और इसका आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता और मेजॉरिटी परचेज़ेज़ का नहीं होता। और अगर आपने कोई ऐसी परचेज़ की है जिसको जो रियलिटी में आपके लिए वैल्यू ऐड कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टैबलेट परचेज़ कर लिया क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, या आपने अच्छा कैमरा परचेज़ कर लिया क्योंकि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या कंटेंट शूट करते हैं, या आपने कोई ऐसा मोबाइल परचेज़ कर लिया क्योंकि आपके जो काम है वो मोबाइल के थ्रू होता था। तो देखिए ये ऐसी परचेज़ है जिससे आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रहा है। बट आप कोई ऐसा आइटम परचेज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ़स्टाइल, तो फिर उसके लिए आपका ईएमआई पे उसको लेना या लोन लेके उसको लेना, ये कहीं से भी जो है वाजिब नहीं है। इसी के साथ-साथ वंस अगेन हम उस बात पे भी आते हैं कि अगर आपने कोई इमरजेंसी लोन लिया है, तो अब आपने इमरजेंसी लोन वापसी भी तो करना है ना। आपको किसी ने ट्रस्ट करके लोन दिया है, लेकिन अब आप इस पोज़ीशन में ही नहीं है कि किसी तरीके से उस लोन को वापसी कर सकें। तो हम इस वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ ऐसे स्टेप्स किए जा सकते हैं, जिसके जिसके तहत हम अपने ये जो हमने लोन्स दिए हुए हैं, इन लोन्स को हम वापसी कर सकें। या कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप कर सकें, एक रियल लाइफ केस भी आपके सामने शेयर कर सकता हूँ, जिसके अंदर जो है कैसे उस बंदे ने अपने अपने पास जो ये सिनेरियो डेवलप हुआ था लोन का, उसको किस तरीके से अदा किया था। अब ये क्रेडिट कार्ड लोन हो, बैंक का कोई पर्सनल लोन हो, या किसी आपने पर्सनल लोन किसी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल से लिया हो, हमें एट द एंड ऑफ द डे इसे वापसी करना है। और आज की वीडियो में हम ये बात को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इस डेट ट्रैप से या तो बचें, या अगर फँस गए हैं तो कैसे इस डेट ट्रैप से निकलें। अब यहाँ पर हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। नाम मैं कोई एग्जैक्ट नहीं लेना चाह रहा, बट यहाँ पर लेट्स से एक बंदा था जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल असद था। असद की जो सैलरी थी वो 50,000 रुपए थी और वो बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ चल रहा था। अब किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट जो है वो कोई एक्सट्रीम परचेजेस नहीं की जा रही, लेकिन किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से उसे मार्केट से जो है या किसी इंडिविजुअल पर्सन से जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। एक लोन 50,000 रुपए का था और एक लोन 1 लाख रुपए का था, जो उसने तकरीबन 2 महीने के वक़्फ़े से लिया था। अब सिनेरियो ये है कि ये जो जिन्होंने लोन दिया था, देखिए आपकी मजबूरी के तहत शायद आपको कोई वक़्ती तौर पे मदद कर देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर किसी बंदे को अपना पैसा अज़ीज़ होता है। ही वांट्स दैट मनी बैक नाउ। और ज़ाहिर है ये 2 पार्टीज़ हैं और दोनों पार्टीज़ अलग-अलग प्रेशर करती हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि दिन के स्टार्ट में असद को जो है बाकी काम बाद में होता था और इनके जो लेने वाले लोग थे, पैसे लेने वाले जो लोग थे, वो पहले कॉल कर देते या मैसेज कर देते थे कि भाई हमारे पैसों का क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे गलती जो है ना असद की भी थी। असद की गलती क्या थी? असद की गलती बेसिकली ये थी कि उसने जब ये पैसे लिए, उसके पास शायद एक क्लैरिटी नहीं थी कि वो पैसे वापसी कब तक करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उससे उससे वो इमरजेंसी खत्म हो गई और अब उसके पास थोड़ा-सा साँस लेने का टाइम था या पीस ऑफ माइंड था, तब उसका सबसे पहला काम ये करना करना चाहिए था उसको कि वो एक डेट का जो है ना रीपेमेंट प्लान बना लेता। और अगर उस डेट रीपेमेंट प्लान के ऊपर सामने वाले बंदे को बताता कि यार मैं आपके पैसे 6 महीने में दे सकता हूँ या आपके पैसे 9 महीने में दे सकता हूँ, शायद कोई रेजिस्टेंस आता या नेगोशिएशन होती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सामने वाला इस बात पे तो एग्री कर जाता कि आपने 6 महीने का टाइम माँगा, तो एटलीस्ट 6 महीने तो उनको दे के देखते हैं। जब आप सामने वाले को टाइम ही नहीं बताओगे और उसको मजबूर कर दोगे कि भाई जब होगा तब दे दूँगा, जब होगा तब दे दूँगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारा जो है परेशान हो जाएगा। आखिर उसने आपकी मदद करने के लिए आपको पैसे दिए थे। अब आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप उसे वक़्त रहते हुए इसके पैसे वापसी करें। देखिए असद ने क्या किया, असद ने अपना रीपेमेंट प्लान जो है पेपर पे लेके आ गया। पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी ए से उन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपए लिए थे और पार्टी बी से उन्होंने 50,000 रुपए लिए थे। पार्टी ए को उन्होंने कहा कि वो हर महीने उन्हें 6,000 रुपए देंगे और पार्टी बी को कहा कि आपको मैं हर महीने 4,000 रुपए दूँगा। तो इससे ये हो रहा था कि पार्टी बी तकरीबन 13 महीने के अंदर जो है फुल पेमेंट पार्टी बी को मिल जाती और फिर पार्टी ए को 13 महीने तकरीबन 78,000 रुपीज़ देने के बाद वो 2 महीने 10,000 रुपीज़ देके पार्टी ए को भी फारिग कर देते हैं। पार्टी ए को तकरीबन 15 महीने लगते हैं। अच्छा नेचुरल सी बात है, जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो वो चाहता है कि आप जल्द उसको वापसी करें। लेकिन अगर आपने जिसको पैसे दिए हैं, आपने जिससे पैसे दिए हैं, वो उस बात से आगाह है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपने उसको एटलीस्ट एक डेट रिपेमेंट का एक प्रॉपर प्लान बना के बताया है, तो वो उसके बाद वो उस प्लान को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो ज़ाहिर है पार्टी ए और पार्टी बी ने रिटेलिएट तो किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उस प्लान को एक्सेप्ट किया। अब वो ये रहा था कि इन बिटवीन जैसे ही
असद के पास कोई एक्स्ट्रा पैसे आते थे, चाहे वो बजटिंग करके आते थे या कुछ फाइनेंशियल गिग्स के फ्रीलांस गिग्स के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा था, वो उसी हिसाब से कुछ इमरजेंसी फंड भी बना रहा था और उनको टिप भी कर रहा था, मतलब पार्टी ए या पार्टी बी को उस हिसाब से नेट ऑफ भी कर रहा था। तो सिनेरियो कुछ ऐसा आया, तो जिसको उन्होंने 13 महीने कहे थे पार्टी बी को कि हम 13 महीने में आपके 50,000 रुपए को नेट ऑफ करेंगे, उसको उन्होंने तकरीबन 9 महीने के अंदर ही फारिग कर दिया। और सिमिलरली पार्टी ए, जिसको तकरीबन 15 महीने की हमने बात कही थी, या उन्होंने कहा था कि 15 महीने में आपको मैं लोन वगैरह वापसी करूंगा, उसको तकरीबन 11 महीने के अंदर उन्होंने अपना जो डेट है वो तकरीबन वापसी कर दिया। अब सोचे असद की कंडीशन, पार्टी ए और पार्टी बी के जो सिनेरियो उसके हवाले से अगर हम बात करें, एटलीस्ट उनका पैसा उनको वापसी मिल गया और उनके जो जहन है या उनकी जो असद के लिए इमेज है, उस इमेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि असद इवन तो नीडी बंदा था, लेकिन उसने जैसे ही पैसे वापसी आए, उन्हें उनका पैसा जो है वापसी किया। और ना सिर्फ वापसी किया, बल्कि उन्होंने ऐसे सिनेरियो डेवलप करे कि वो आपका पैसा जो है, मतलब उनका जो पैसा है, उनको वापसी कर सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था असद के बिहाफ पे, जब उन्होंने सबसे पहले अपनी बजटिंग की, देन एक डेट रिपेमेंट प्लान बनाया, उसके ऊपर स्टिक किया, और ना सिर्फ स्टिक किया बल्कि अपने लिए कुछ ऐसे एवेन्यूज भी बनाए जो कि पहले उसके लिए हासिल नहीं थे, या पहले उसके पास वो एवेन्यूज नहीं थे। और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए भी उसके पास जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि किसी न किसी तरीके से अपने डेट रिपेमेंट प्लान को फास्टर कर सके, एक्सीलरेट कर सके और जल्द अज जल्द इस डेट के जो बोझ है उससे निकल सके। अब असद के साथ जो ये रियल लाइफ सिनेरियो पेश आया, ये तकरीबन 2022-2023 की कहानी है। और 2 साल के बाद, यानी आज हम 2025 में बैठे हुए, क्योंकि असद ने कुछ ऐसी टेक्निक्स हासिल कर ली थी ड्यूरिंग हिज अनइवेंटफुल जर्नी, कि उसने अपने आप को बजट करना सीख दिया था। उससे ये बात पता चल गई थी कि वो हर महीने कितने पैसे कमा सकता है। उससे ये बात समझ आ रही थी कि फ्रीलांस अर्निंग की कितनी अहमियत है, पैसिव इनकम की कितनी अहमियत है। तो वहाँ से जब उसने अपने लोन को ऑफसेट किया, देन सेकेंडली साथ ही साथ उसने जो है अपने इमरजेंसी फंड को भी डेवलप किया, जैसे कि मैंने कहा। और अब वो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर खड़ा हुआ है और हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जो है मार्केट के अंदर लगा भी रहा है। और उससे ये हो रहा है कि वो असद, जिसके पास शायद इमरजेंसी फंड नहीं था आज से 4 साल पहले, और बहुत बुरे कर्जे के अंदर वो फंसा हुआ था, ना सिर्फ उसने वो कर्जा खत्म कर दिया, आज के दिन 2 साल के बाद उसके पास इमरजेंसी फंड भी मौजूद है और उसके साथ साथ मार्केट के अंदर उसका कुछ पैसा लगा हुआ भी है, जिसके थ्रू वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी प्लान कर पाए। तो देखिए, ये सब का सब तभी पॉसिबल हुआ जब आपने एक प्रॉपर बजटिंग की है। बजटिंग के ऊपर जितना एम्फेसाइज किया जाए उतना ज़रूरी है। आप जब बजटिंग करेंगे, आपको अपने तमाम के तमाम एक्सपेंसेस का आइडिया हो जाएगा। आप कहाँ कौन सा पैसा खर्च कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कंसर्न रखते हैं और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि आपको आपके लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपके लाइफस्टाइल किस हिसाब से है, और आप अपनी परचेज़ भी उस हिसाब से ही प्लान करेंगे। अगर आपको पता है कि आपके बजट के अंदर लेट्स से आप महीने के 10 या 15,000 रुपए ही हैं जिसको आप बचा सकते हैं, तो फिर आप एक ऐसी ईएमआई कभी भी नहीं लेंगे जिसकी मंथली ईएमआई 20-25,000 रुपए हो रही हो, या आप ऐसे कोई परचेस करेंगे ही नहीं जिसके आपको हर महीने 20 से 25,000 रुपए भरने पड़े, क्योंकि वो आपके बजटिंग में है ही नहीं। आप कहाँ से लाएंगे 20-25,000 रुपए? तो बजटिंग करने से ये बात भी पता चलती है। और क्योंकि मैं फिर से ही कहता हूँ कि ईएमआई पे हर चीज़ लेना कोई बुरी बात नहीं होती, कभी-कभी एक अच्छा डिसीजन भी साबित होता है। अगर आपको पता है कि आप हर महीने 15,000 रुपए बचा सकते हैं, और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं जिसकी ईएमआई 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम पहले मैंने हार्ड डिस्क परचेज़ की थी, हार्ड ड्राइव्स परचेज़ की थी, और उसकी ईएमआई ज़ाहिर है मेरे बजट के अंदर थी, काफ़ी ज़्यादा अंदर थी, तो मैंने ईज़िली उसको पे ऑफ भी कर दिया। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के सिनेरियोज़ होंगे, तो आप अपना प्रोडक्ट भी जल्दी हासिल कर लेंगे और उसकी ईएमआई भी ईज़िली भर सकेंगे। तो इस सिनेरियो में तो ईएमआई की तरफ जाना या कुछ इस तरीके के लोन्स देना जहाँ पे डेट रिपेमेंट आपके लिए आसान है, और आपके लिए एक आपके पास एक प्लान है कि आप किस प्लान के तहत उस डेट को वापसी करेंगे, तो कुछ किसी हद तक जस्टिफाइबल भी है और डिफेंडेबल भी है। लेकिन अगर इसके अलावा आप बिना सोचे समझे अगर एक लोन ले रहे हैं, तो यकीन माने ये एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसना भी बहुत आसान है और निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके अंदर भी कोई असर छुपा है और आपने भी कुछ इस तरीके से अपने रियल लाइफ सिनेरियो हमारे साथ शेयर करने हैं, जिसमें आपने कोई डेट वापसी किया हो, या आपने अपना कोई पोर्टफोलियो 0 से बढ़ाया हो, या आपने अपने इमरजेंसी फंड को डेवलप करा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, ये रियल लाइफ सिनेरियो शेयर करने का मकसद जो है वो हमारी जैसी आवाम को मोटिवेट करना ही होता है कि कैसे जो है थोड़े बहुत डिसिप्लिन से आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें,
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी किस्म की वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, किसी और टॉपिक के ऊपर बनाऊँ जो अब तक मैंने नहीं बनाई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मुझे ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं उस पे ज़रूर जो है वीडियो बनाऊँगा। इसके साथ-साथ अगर आपको कंटेंट में किसी भी किस्म की कोई खराबी लगती है, कोई क्रिटिसिज़्म है, कोई सजेशन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। हम अपने कंटेंट को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।